Hello students, in previous video we have discussed about the Rolle's law and today our topic is ideal solution and non-ideal solution based on Rolle's law. Okay, so आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के solution होते हैं Rolle's law के basis. So there are two type of the solution, ideal solution and non-ideal solution. Ideal solution क्या होते हैं स्टूडेंट? Ideal solutions are those which follow Rolle's law at all कंडीशंस ऑफ द कंसंट्रेशन, जो किसी भी हर कंसंट्रेशन पर रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन. सो विच फॉलो रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस. जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, दो सॉल्यूशन आर नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन. बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ. जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं. क्यों? बिकॉज हमने रोल्स लॉ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, वन इज सोल्यूट, एक सोल्यूट है हमारे पास, एंड सेकंड वन इज द सॉल्वेंट, और दूसरा हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट. ओके, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो सोल्यूट है वो है ए और सॉल्वेंट क्या है? बी. ओके, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन. हमें यहाँ से क्या मिलेगा? सॉल्यूशन. ओके, तो ये किसका मिक्सचर हो गया? ए एंड बी का. दिस इज सॉल्यूशन. स्टूडेंट, यहाँ पर ए पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ए के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इन सॉल्यूट, सो इनके बीच की जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मीन फोर्स, जो इनके बीच का फोर्स है, और यहाँ पर बी के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है, ठीक है. और यहाँ पर जब इनकी मिक्सिंग के बाद क्या होगा? कुछ पार्टिकल ए और बी के भी आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे. ये भी इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में भी बॉन्ड फॉर्म होंगे. तो अगर हमारी इन यहाँ ए के बीच में और बी के जो बीच में इंटरेक्शन थी, अगर सेम इंटरेक्शन ए और बी के बीच में भी बनती है, ओके, हेयर इंटरेक्शन of the solution, interaction between AB will be equal to the interaction between solute particles and solvent particle. क्योंकि फोर्स में, या फिर हम ये कहें कि इनके बीच की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या करेंगे? हर कंडीशन में रोल्स लॉ को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. नाउ व्हाट इज द रोल्स? बट यहाँ पे क्या होगा? जो ए के पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन थी और बी के पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन थी, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो यहाँ जो ए बी के बीच के पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन बनेगी, या तो ये इंटरेक्शन इनसे कम होगी, जो ए और बी के बीच की जो इंटरेक्शन थी, या तो ये इंटरेक्शन इनके कंपैरिजन में कम होगी, और या ये इंटरेक्शन, ये फोर्स, ये बॉन्ड इनके कंपैरिजन में ग्रेटर होगा. ओके, तो जिसकी वजह से ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरेक्शन पहले से कम होगी तो मीन्स ये जल्दी से क्या होंगे? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो मोर वेपर्स फॉर्म होंगी. मोर वेपर फॉर्म होंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा. तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ये इंटरेक्शन पहले से कम है तो वेपर प्रेशर जो है हमारा किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो पहले की कंपैरिजन में एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होगा? ग्रेटर होगा. एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू इट विल बी ग्रेटर. बट यहाँ पर क्या होगा? अगर ये स्ट्रेंथ ज्यादा है,
ए बी की जो इंटरेक्शन है अगर ये बढ़ जाती है तो ये पहले की कंपैरिजन में कम वेपर फॉर्म करेगा। अगर वेपर कम होंगी तो प्रेशर भी क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर ये इंटरेक्शन पहले की कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है। ओके, आगे हम एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। So first point is that ideal solution follow Rolle's law and non-ideal solution do not follow the Rolle's law. Now what is the Rolle's law? According to Rolle's law, partial pressure of a component directly proportional to mole fraction of that. ओके हमने मान लिया कि यहाँ पे सोल्यूट ए था, ओके और उसके मोल फ्रैक्शन हमने सॉल्यूशन में कितने लिए थे, एक्स ए। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एक्स ए के। देन पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, पी नॉट ए एक्स ए। ओके सेकंड अगर हम बी कंपोनेंट की बात करें तो पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। ये टर्म्स ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे पी टी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। सो इन केस ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन ये सारे इक्वेशन इन सभी चीजों को फॉलो करेगा कौन, आइडियल सॉल्यूशन। Okay, because these are the equations of the Rolle's law. But in case of non-ideal solution, in case of non-ideal solution, ये जो partial pressure है हमारा या तो ये क्या होगा, greater होगा या फिर ये क्या होगा, equal, sorry या फिर ये less होगा expected value से, means equal नहीं होगा, it is not equal. प्रेशर हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल यहाँ पर नहीं होगा, बट इन केस ऑफ आइडियल इट विल बी इक्वल। फॉर बी कंपोनेंट इट इज पी नॉट बी एक्स बी एंड पी टोटल पी ए प्लस पी बी। थर्ड वन, हियर delta H mixing will be 0. In case of ideal solution enthalpy change हमारा क्या होगा, 0 होगा। But in case of non-ideal solution delta H mixing enthalpy change not equal to the 0, या तो ये 0 से कम होगा या फिर 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या मतलब है कि भी मान लो हमने ये ए के बीच का बॉन्ड था, सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच का, और ये सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड था। ओके अब न्यू बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ है, ए और बी के। अब मान लो कि जब हमने इन बॉन्ड्स को ए के बीच के बॉन्ड और बी के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ना है, मान लो हमने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमने कितनी एनर्जी चाहिए, 10 जूल। बट यहाँ पर जब ये दोनों ए एंड बी आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एंड बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है मान लो वो कितनी हुई है, 20 जूल। वो कितनी हुई है, 20 जूल। तो यहाँ पे रिलीज्ड एनर्जी हमारी 20 जूल है एंड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कितनी थी, 10 + 10 20 जूल। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उतनी ही एनर्जी यहाँ पे क्या हुई, रिलीज। तो टोटल एनर्जी हमारी यहाँ पे क्या होगी, ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया, 20 - 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम ही है, ओके तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी दोनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जिसके वजह से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, 0। बट यहाँ इन केस ऑफ दिस या तो जो ये ए बी का बॉन्ड हमारा फॉर्म हुआ है या तो ये ए के बॉन्ड और बी जो बॉन्ड था सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्ड थे, या तो ये रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी या पहले की कंपैरिजन से भी हमारी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करेगा। ओके तो अगर हमारी रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर डेल्टा
हमारी एब्जॉर्प्शन एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन। तो इन केस ऑफ द ideal solution delta h mixing is 0. delta h mixing 0 means एनर्जी ऑफ इवोल्यूशन की जितनी एनर्जी इवोल्व हुई है और जितनी एनर्जी दोनों का ये अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट यहाँ पर सेम नहीं है, ओके या तो इवोल्व ज्यादा होगी या फिर एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये चेंज इन एंथैल्पी 0 के इक्वल नहीं होगा। इन केस ऑफ द आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा वी, ओके डेल्टा वी मिक्सिंग मीन चेंज इन वॉल्यूम, it is also 0, it is also 0, but in case of non ideal solution it is not 0, it is not 0, ये 0 नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मान लो हमने ए के जो पार्टिकल्स थे, ए के जो पार्टिकल्स थे, ओके एंड बी के जो पार्टिकल्स थे, मान लो हमने इनकी 10 ml वॉल्यूम यूज की और यहाँ पर हमने कितनी वॉल्यूम ली, 10 ml, और जो ए बी इनके मिक्स करने से जो ए बी हमारे पास आया, मान लो ये इसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, 20 ml, तो यहाँ पर इन दोनों ने भी 10 + 10 20 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी थी और इन्होंने भी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, 20 ml, तो पहले भी 20 ml थी वॉल्यूम और अब भी कितनी है, 20 ml, तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट नॉन आइडियल के केस में चेंज इन वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होती, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगी या फिर ये क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ये सारा जो है हमारा कि भी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आए हैं, भी हमारे एंथैल्पी चेंजेस नहीं आए हैं इन केस ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा हुआ क्यों है, बिकॉज इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इंटरेक्शन is equal to the interaction of the solute particle and solvent particles and solvent particles। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मीन्स जो ए बी की जो इंटरेक्शन है वो इक्वल होगी ए इंटरेक्शन एंड बी टोटल इंटरेक्शन के, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जब बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो बॉन्ड लेंथ सेम है, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ओके यहाँ पर क्या होती है, ये इंटरेक्शन जो ए बी की जो इंटरेक्शन है, ए बी की जो इंटरेक्शन है हमारी, वो या तो ए बी इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाती है और या फिर ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आते हैं, ओके। नाउ वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ दिस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखिए इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल्स आर, there will be similar example like n-hexane plus n-heptane, n-hexane plus n-heptane। n-hexane जब हम लेंगे तो n-hexane CH3 CH2 4 CH3, this is n-hexane, okay I can write in this way also CH3 CH2 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 CH3 in this way also, and in this way in short form we can write in this way, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। and n-heptane is CH3 CH2 5 CH3, ओके तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हम टू n-हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरेक्ट करवाएंगे, अगर हम इनके बीच बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, सेम टाइप की बॉन्डिंग। और अगर मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल n-हेप्टेन का लिया और एक मॉलिक्यूल किसका लिया,
एन हेक्सेन का। जब मैं बॉन्डिंग करवाऊंगी तो तब भी जो इंटरेक्शन है हमारी, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो सेम टाइप का ही बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर जो ए बी के बीच की जो इनके बीच जो पहले इंटरेक्शन थी, या फिर मैंने दूसरा मोलिक्यूल भी किसका ले लिया, एन हेप्टेन का, तो यहाँ पे हेप्टेन हेप्टेन के बीच की जो इंटरेक्शन थी, ओके, या फिर मैंने इन दोनों को जब मिक्स किया, एन हेक्सेन को और एन हेप्टेन को, ये जो न्यू इंटरेक्शन बनी है ये क्या होंगी, सेम एक्सटेंट से ही इंटरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ओके। तो क्यों, क्योंकि ये सिमिलर टाइप के ही बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। यू कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सेम टाइप के, जहां पर सेम टाइप के ही बॉन्ड फॉर्म होंगे बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। जैसे हमने ले लिया ब्रोमो मीथेन, ब्रोमोमीथेन प्लस क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन प्लस क्लोरोमीथेन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये भी आइडियल सॉल्यूशन का। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे हम लेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस हमने मान लो ले लिया एसीटोन, एसीटोन। तो यहाँ पर होगा क्या, ये क्लोरोफॉर्म है हमारा CHCl3, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ओके। एंड एसीटोन, एसीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन। यहाँ पर जब हम क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म की पार्टिकल्स के बीच की इंट्रैक्शन अगर करवाएंगे, यहाँ अगर बॉन्ड बनाएंगे और एसीटोन एसीटोन के बीच बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ इन केस ऑफ एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्म नहीं होते। बट अगर मान लो मैंने इनके बीच में ए और बी को, दोनों को, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करवा दिया, तो होगा क्या, क्लोरोफॉर्म को मैं इस वे से लिख सकती हूँ CHCl3, और एसीटोन को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ CH3CO CH3 in this way. So after mixing you can see they are forming hydrogen bond, they are forming hydrogen bond. Hydrogen bond क्या होता है, bond between हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ओके, सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो दिस बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ बिफोर मिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, बट आफ्टर मिक्सिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो जब हमने क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिक्स किया था, और हमने एसीटोन और एसीटोन को आपस में मिक्स किया था, उसके कंपैरिजन में ये इंटरेक्शन, जब हम इनको इंटरमिक्स करेंगे तो ये इंटरेक्शन हमारी पहले की कंपैरिजन में क्या है, ग्रेटर है, ओके। जिसकी वजह से अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। और अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पर हम और देखेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये हमारा पहले से अट्रैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसको ब्रेक करने में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले की कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पहले की कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम पहले की कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा एनर्जी देंगे तो वेपर्स क्या होंगी, कम बनेंगी। वेपर्स कम फॉर्म हो रही है, इसका क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, पहले से कम होगा एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर जो PA है वो क्या होगा, जो P टोटल है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द PA प्लस PB। So this is all about the ideal solution and